अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू 12th क्लास ऑफ वेब डेवलपमेंट कोर्स। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ करने वाले हैं, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि हम फंक्शंस को क्या है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम फंक्शंस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो फंक्शंस को स्टार्ट फंक्शन क्या है? जो जावास्क्रिप्ट है हमारे पास, उसका जो मेन चीज़ है वो फंक्शन से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जो मेन चीज़ हमारे पास है वो फंक्शन से स्टार्ट हो रही है जावास्क्रिप्ट की। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे, एक नई फाइल बना देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ क्लास 12 के नेम से। ठीक है, इसको मैं ओपन विद कोड कर लेता हूँ। इसको ओपन विद मैंने कोड कर लिया है। इसके साथ अब क्या है, यहाँ पे इंडेक्स फाइल सबसे पहले क्रिएट करनी होती है, index.html, और इसको एंटर कर दिया। और यहाँ से हमने क्या है, उसकी इंडेक्स फाइल क्रिएट कर ली। अब चूँकि हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो इसके साथ हमने क्या लिंक करना है, यहाँ पे लिंक नहीं करना बल्कि स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करते हैं हम। स्क्रिप्ट और उसका src हम देते हैं ऐप डॉट JS जावास्क्रिप्ट के लिए, CSS के लिए लिंक का टैग हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इसकी फ़ाइल क्रिएट कर देते हैं। ये हमारे पास क्या है, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल भी क्रिएट हो चुकी है और हमारे पास HTML की फ़ाइल भी क्रिएट हो चुकी है। अब जो कि हम फंक्शंस को पढ़ रहे हैं, फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन में जो हमारे पास कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ से सबसे पहले जो इस बुक में रेड लाइन होती है वो हमें क्या है, फंक्शन को डिनोट करती है। वो फंक्शन को डिनोट नहीं बल्कि वो उस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको डिनोट कर रही होती है। तो ऐप डॉट JS में आते हैं हम। यहाँ से सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, जिसका सबसे पहले हमने लिखना है फंक्शन। कोई भी फंक्शन क्रिएट करने से के बाद अब उसका हमने नेम देना होता है। नेम मैंने इसको नेम ही दे दिया है, नेम हम कोई भी दे सकते हैं। अब मैंने क्या है, नेम इसको दे दिया है और इसमें मैं वेरिएबल क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ। वेरिएबल a इज इक्वल टू यस। ठीक है, अब मैं इसको करवाता हूँ अलर्ट, अलर्ट ए करवाता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कि जो हमारे पास देखें कोई अलर्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक हमारे पास क्या है, कोई चीज़ नहीं चलेगी। अब मैं इस अलर्ट को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ अलर्ट। क्या अलर्ट करो? अलर्ट यस। ठीक है, अब हमने अलर्ट करवाना है यस को, तो उसके लिए हमें फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे नेम लिखा और इस तरह हमारा क्या है, फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो अब देखें हमारे पास अलर्ट शो हो रहा है। तो ये हमारे पास, तो अब हमारे पास अलर्ट क्या है, शो हो गया। अब हम फंक्शन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन बता रहा हूँ। अब हमने एक चीज़ पहले पढ़ी, फंक्शन देना है, उसका नाम देना है और करली ब्रेसेस में जो भी लिखेंगे वो उस फंक्शन की वैल्यू होगी। और जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन वो वैल्यू हमें क्या है, देगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यही चीज़ मैं कर देता हूँ। इसकी जगह मैं कर देता हूँ रिटर्न, रिटर्न यस। अब मैं क्या करवा रहा हूँ, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते हैं नेम। ये फंक्शन का नेम है। ठीक है, हम नाम कोई भी दे सकते हैं। अब हमारे पास क्या है,
कोई चीज़ नहीं आई, क्योंकि हमने उसको ना राइट करने का कहा है ना कुछ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या राइट करवाना है? अब ये देखें हमारे पास यस लिखा हुआ आ रहा है। क्या है? जो भी वैल्यू, अब हमने फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन को कॉल करने से उसने क्या है, वैल्यू रिटर्न कर दी है। सबसे पहले हम क्या है, फंक्शन को कोई वैल्यू देते हैं, उसका नेम लिखते हैं, तो वो हमें क्या है, उस फंक्शन के आउटपुट दे देता है। दूसरी चीज़ हम क्या है, उससे रिटर्न ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को ख़त्म कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट डायरेक्ट ही, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें हम कोई भी चीज़ लिखते हैं कि दिस इज सिंपल टेक्स्ट। ठीक है, ये मैंने एक वैल्यू दे दी कि ये लिखनी है जब फंक्शन को कॉल किया जाए। अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसको, टेक्स्ट का वेरिएबल नेम दे देते हैं टेक्स्ट वन। ठीक है, ये मैंने उसको एक फर्जी तौर पे नाम दे दिया। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम HTML में इस फंक्शन को कॉल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बटन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैं इसको कह देता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, मैंने एक बटन क्रिएट कर दिया। अब इसकी आउटपुट देखते हैं, ये टेक्स्ट बटन है, इस पे मैंने क्लिक किया, कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन जो मेरा फंक्शन था, अब मैं कहता हूँ कि जो मेरा यहाँ पे फंक्शन है, मैं जैसे ही बटन प्रेस करूँ तो ये फंक्शन कॉल हो जाए। ठीक है, तो फंक्शन का नेम क्या है, टेक्स्ट वन। यही नेम अब हमने यहाँ पे आके दे देना है। ऑन क्लिक हम यूज़ करेंगे, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक इस जो हमारे पास स्ट्रिंग है, इसके अंदर हमने फंक्शन का नेम दे देना है टेक्स्ट वन। और ये हमारे पास अब फंक्शन कॉल किस पे किया है हमने, ऑन क्लिक पे, बटन पे। जैसे ही बटन हमारे पास प्रेस होगा तो हमारे पास क्या है, फंक्शन कॉल हो गया है और ये टेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फंक्शन है ये बहुत अहमियत का हामिल है, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, ये यहाँ पे चैप्टर में यही चीज़ लिखी हुई थी कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन को कॉल करने से फंक्शन हमारे पास वैल्यू देता है। अब नेक्स्ट चीज़ है पासिंग दी डाटा। अब हम फंक्शन को डाटा पास कैसे करेंगे, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसी चीज़ से हम बहुत कुछ करने वाले हैं। अब ये हमारे पास एक फंक्शन है, फ़िलहाल मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, बटन को। अब ये हमारे पास फंक्शन है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ वी। ठीक है, मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि हम फंक्शन को डाटा पास कर रहे हैं। ठीक है, जब हमने फंक्शन को डाटा पास करना है तो उसको क्या करना है, और यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, फंक्शन को एज इट इज़ लिख दूंगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फंक्शन को डाटा पास करना है। मैं इसका नेम लिख देता हूँ टेक्स्ट वन। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्ट्रिंग, दिस इज सिंपल टेक्स्ट रिटन बाय मी। ठीक है, अब मैंने ये एक वैल्यू दी है। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं शो हो रहा? अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे क्या है गलती की है समझाने के लिए कि अब हम क्या करवा रहे हैं,
पैरामीटर, ठीक है। इस टेक्स्ट के अंदर जो चीज़ हम लिखते हैं पैरामीटर लिखते हैं। अब हमने क्या है वैल्यू पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हम पैरामीटर को ही कॉल करेंगे, ठीक है, बाकी चीज़ों को किसी को भी नहीं लिखना। अब हमने पैरामीटर कॉल कर लिया है फंक्शन के अंदर, ठीक है, उसका पैरामीटर दिया और अंदर उसी पैरामीटर को राइट करवा रहे हैं। तो अब हमने उस पैरामीटर को एक वैल्यू पास की है, फंक्शन को कॉल किया उसके नीचे टेक्स्ट वन को, और उसको क्या कह दिया, दिस इज सिंपल टेक्स्ट रिटन बाय मी। अब ये पैरामीटर वैल्यू क्या दे देगा, वी को, और वी क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आ जाएगा। तो ये देखें हमारे पास क्या है लिखा हुआ आ गया है, दिस इज सिंपल टेक्स्ट रिटन बाय मी, ठीक है। अब यही चीज अगर मैं बटन पे फिट करना चाहूं तो कैसे करेंगे, वो भी सेम यही प्रोसेस है, ठीक है। मैं इसको यहां से कट कर लेता हूं और बटन पे आते हैं। पहले हमने क्या किया था, फंक्शन को कॉल किया था और उसको पैरेंथेसिस को खाली छोड़ दिया था, ठीक है। अब मैं उसको क्या कर रहा हूँ, उसकी पैरेंथेसिस के अंदर एक वैल्यू भी डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास बटन है, ठीक है, बटन हम प्रेस कर रहे हैं लेकिन वैल्यू क्या है वो नहीं गेट कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, ये हम देख रहे हैं। अब जो अगर आप लोगों ने मेरी पहली क्लासेस नहीं ली तो ज़रूर लें। जब भी हमारे पास एक डबल कोटेशन स्ट्रिंग हो उसके अंदर हम डबल कोटेशन स्ट्रिंग यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। या तो हमें बाहर वाली स्ट्रिंग्स को ख़त्म करना पड़ेगा, सिंगल देनी पड़ेंगी, या हमारे पास जो अंदर वाली स्ट्रिंग है उनको ख़त्म करके सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, देखें हमारे पास ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ये पता है हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं और हम क्या है सेम अगर हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कॉल कर रहे थे, मैंने वही चीज़ यहाँ से कॉपी करके उधर पेस्ट कर दी है कट करके। यहाँ पे तो वो वैल्यू दे रहा था लेकिन जब जैसे ही हमने बटन पे लगाया तो वैल्यू नहीं दे रहा, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हमने कंफ्यूज नहीं होना, हमने जो जावास्क्रिप्ट है हमारे पास या HTML है, ठीक है, ये HTML है लेकिन क्या है इसको पीछे से कंट्रोलिंग क्या है जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रही है। तो जावास्क्रिप्ट कभी भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं करता कि हम डबल स्ट्रिंग के अंदर एक और डबल स्ट्रिंग दे दें, नहीं, हम नहीं दे सकते। हाँ, या तो हम बाहर सिंगल स्ट्रिंग यूज़ करेंगे और उसके अंदर डबल स्ट्रिंग जहाँ पे हमें ज़रूरत हो लगा सकते हैं, या बाहर डबल स्ट्रिंग यूज़ करेंगे तो उसके अंदर हमें सिंगल स्ट्रिंग ही लगानी होगी। तो ये हमारे पास क्या है एक रूल है जावास्क्रिप्ट का, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमने क्या है वैल्यू पास की है फंक्शन को, कैसे, उसको एक पैरामीटर दिया है और उसी पैरामीटर को कॉल कर दिया है। अब मैं यही चीज़ करवाता हूँ अलर्ट, अलर्ट। अब वो क्या करेगा, उस चीज़ को अलर्ट कर देगा, दिस इज सिंपल टेस्ट रिटन बाय मी, उस चीज़ को क्या है अलर्ट कर दिया है। अब इस चीज़ की जो एप्लीकेशंस हैं, मेरा इरादा है कि मैं एप्लीकेशंस की एक अलहदा प्लेलिस्ट बनाऊं और उसमें हर एक एप्लीकेशन को अलहदा अलहदा बनाएं, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके एप्लीकेशन में हम सिर्फ एक फंक्शन के एप्लीकेशन से हम क्या है कैलकुलेटर बना सकते हैं। कैलकुलेटर कैसा, अलर्ट वाला नहीं, जो हमारे पास कैलकुलेटर है ओरिजिनल, जैसे हमारे पास सामने स्क्रीन पे कैलकुलेटर शो होता है, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। ये देखें ये कैलकुलेटर है, इस तरह का कैलकुलेटर हम बना सकते हैं, ठीक है, यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो उसके लिए मैं अलहदा वीडियो बनाऊंगा और वो आप लोग देखेंगे। बाकी जो एप्लीकेशंस हैं जावास्क्रिप्ट की, इतने तक काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हो चुकी हैं लेकिन मैंने क्या है उसकी एप्लीकेशंस पे वीडियो कम ही बनाई हैं। तो वो हम बनाएंगे, मैं एक अलहदा वीडियोस बनाऊंगा उस पर और अलहदा प्लेलिस्ट भी होगी, इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे वो उसी फंक्शन के बारे में बात कर रहा है कि अगर हम ग्रीटिंग एक पैरामीटर दे दें और यहाँ पे ग्रीटिंग को क्या है कॉल करें फंक्शन को और उसमें कोई वैल्यू दे दें तो हमारे पास वो पैरामीटर को वैल्यू मिल जाएगी और वो हम पास कर सकते हैं।
अब ये एक चीज़ कैनकेटिनेशन के हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी पास करवा सकते हैं, ठीक है। पैरामीटर को एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी पास करवा सकते हैं, ये बुक में ये चीज़ डिनोट कर रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ है फंक्शंस पासिंग डेटा बैक फ्रॉम देम। उसके लिए हम रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करेंगे कि फंक्शन से हमने क्या है डेटा रिटर्न करना है। वो यहाँ पे यही चीज़ शो कर रहा है, ये देखें रिटर्न ऑर्डर डॉट। अब ऑर्डर डॉट हमारे पास एक वेरिएबल उसने डिफाइन करवाया है और वो यही चीज़ में प्रोग्राम कॉपी कर लेते हैं। अब रिटर्न का कीवर्ड मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्या है समझा दिया है कि रिटर्न हमारे पास क्या है, जो फंक्शन में कोई भी चीज़ हमारे पास लिखी हुई है वो उस डाटा को क्या है रिटर्न कर देता है। तो अब यहाँ पे उसने एक फंक्शन बनाया हुआ है और इसको क्या है रिटर्न ऑर्डर डॉट किया हुआ है। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि ये वैल्यू जो वेरिएबल ऑर्डर डॉट है जो हमने फंक्शन रिटर्न लिया है उसको हमने कहीं ना कहीं पे राइट करवाना है या कंसोल करवाना है या अलर्ट करवाना है, वो चीज़ हम करवा सकते हैं, ठीक है। अलर्ट ऑर्डर डॉट, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये बुक वाला फंक्शन है, इसको रहने देते हैं, पता नहीं इसमें उसने क्या क्या यूज़ किया होगा। हम यहाँ पे एक अलहदा फंक्शन बना लेते हैं फंक्शन और फंक्शन का कोई ना कोई नेम रख देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे रख देता हूँ नेम MP। मैंने इस फंक्शन का नेम रख दिया MP और इसमें हम कोई भी चीज़ जैसा कि मैं यहाँ पे रख देता हूँ वेरिएबल A इज इक्वल टू 3, वेरिएबल B इज इक्वल टू 5, वेरिएबल C इज इक्वल टू 7। अब ये डिफरेंट वैल्यूज मैंने क्या है इस फंक्शन के अंदर दे दी हैं, ठीक है। अब मैं इनको क्या है रिटर्न करवाना चाहता हूं, तो रिटर्न कैसे करवाएंगे, सिंपल हम रिटर्न का कीवर्ड यूज करेंगे, रिटर्न MP, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास क्या है ये चीज़ रिटर्न हो जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पे कोई चीज़ शो नहीं हो रही क्योंकि हमने उसको ना कंसोल करवाया है ना राइट करवाया है। हमें कुछ ना कुछ तो करवाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे मैंने क्या किया है, अब यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए और रिटर्न क्या किया है A+B+C। अब हमें क्या रिटर्न मिलना चाहिए जब हम फंक्शन को कॉल करें, हमें रिटर्न मिलना चाहिए रिटर्न में A+B+C। तो हमें क्या मिल रहा है रिटर्न में 15, ठीक है। तो रिटर्न हमारे पास इसलिए यूज़ होता है। बाकी जो इसका डीप यूज़ है वो आगे हम इसकी जो प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल करने में हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। कि हम रिटर्न हमें क्यों ज़रूरी है, इसको हम क्यों समझ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन द मेन कोड और लोकल वेरिएबल क्या होता है डिक्लेयर्ड इन अ फंक्शन। जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल होता है वो उसको हम क्या है लोकल वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। और जो बाहर होता है उसको हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। इसमें क्या फ़र्क है,
इसमें एक फ़र्क है कि मैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने यही चीज़ करके भी दिखाई थी। मैं इस चीज़ को ख़त्म कर देता हूँ और मैं कर देता हूँ इसको वेरिएबल a इज इक्वल टू 7 और मैं यहाँ पे करवाता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए तो हमें क्या है, कोई चीज़ नहीं मिलती। ए इज़ नॉट डिफाइंड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे कंसोल में हमारे पास लिखा हुआ है ए इज़ नॉट डिफाइंड। हालांकि यहाँ पे कोड में देखें तो हमने क्या है, डिफाइन करवाया हुआ है वेरिएबल ए इज इक्वल टू 7। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो बात है कि जो लोकल वेरिएबल है वो विद इन दी फंक्शन होता है, हम उसको आउट ऑफ द फंक्शन यूज नहीं कर सकते। और जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसको हम विद इन दी फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, विदाउट दी फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसी चीज को सॉल्व करने के लिए मैं कहता हूँ वेरिएबल ए और इसको मैं क्या है छोड़ देता हूँ। अब फंक्शन के अंदर मैं इसी चीज को यूज कर रहा हूँ कि a इज इक्वल टू 7 है। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है कि जो हमारे पास वेरिएबल a है वो डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ a इज इक्वल टू 5। ठीक है, वेरिएबल a इज इक्वल टू 5 और अब हमारे पास क्या है, 5 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने उसको कोई ना कोई वैल्यू दे दी है। अगर मैं इसको a इज इक्वल टू स्ट्रिंग कर देता हूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, अनडिफाइंड भी नहीं आया। अब मैं इसके अंदर लिख देता हूं यस। अब हमारे पास क्या आउटपुट आनी चाहिए, यस। तो अब हमारे पास क्या है, ये वैल्यू आ रही है। अब यही चीज़ अगर हम स्ट्रिंग के बगैर लिखेंगे तो अगेन हमारे पास क्या है, एरर आ जाएगी। ये बेसिक चीज़ें हैं, मैं अगेन क्या है रिपीट कर रहा हूँ, अनकार्ड यस इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि यस हमारे पास क्या है, एक टेक्स्ट है जो कि स्ट्रिंग के अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर मुझे ये चीज़ a इज इक्वल टू 7 करवाना है प्रिंट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये चीज़ देखने लगे हैं हम। ठीक है, अब फंक्शन को हमने क्या है कॉल करवाना है। मैं यहाँ पे फंक्शन हमारे पास है mp, फंक्शन कॉल हो गया। अब ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल a इज इक्वल टू 7 और मैं इसके अंदर कर देता हूँ डॉक्यूमेंट, मैं अलर्ट करवा देता हूँ, अलर्ट ए हमने क्या करवाना है, अलर्ट। तो ये देखें हमारे पास 7 अलर्ट में लिखा हुआ आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल किया हुआ है। फंक्शन को कॉल किया है तो हमारे पास क्या है, अंदर वाला वेरिएबल काम कर रहा है, वैसे हमारे पास वो वर्क नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास लोकल और ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल हैं। तो ये हमारे पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हम एप्लीकेशंस में यूज़ करेंगे। आगे हम स्टॉप वॉच जब बनाएंगे तो वहाँ पे इसका यूज़ करेंगे और ये बात वहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब है फाइंड द इंटरएक्टिव कोडिंग एक्सरसाइज फॉर, ये हम लिंक दिया गया है यहाँ से एक्सरसाइज के लिए कोडिंग, ये अब पहले भी मैंने बताया हुआ है। अब नेक्स्ट चीज़ है स्विच स्टेटमेंट, हाउ टू डू स्टार्ट देम। यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट है। सबसे पहले आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखें तो आप लोग को एक प्रोग्राम लिखा हुआ आ रहा होगा, वो क्या है, इफ स्टेटमेंट का है। अब स्विच स्टेटमेंट में हम इफ स्टेटमेंट क्यों पढ़ रहे हैं, ये बात समझने वाली है। ये समझने वाली इसलिए क्योंकि जो हमारे पास स्विच स्टेटमेंट है वो इफ स्टेटमेंट की तरह ही वर्क करती है। तो हम इफ स्टेटमेंट यूज क्यों नहीं करते, स्विच स्विच की हमें क्या ज़रूरत है। जो स्विच स्टेटमेंट है ये हमारे पास क्या है, जो वर्क है ये हमारे पास इसकी रनिंग है, ये फास्ट है। ठीक है, ये फास्ट रनिंग है। अब ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है इफ स्टेटमेंट, इफ डे ऑफ वर्क इज इक्वल टू सैटरडे,
और डे ऑफ वर्क इज इक्वल टू संडे, अलर्ट दिस वन। अब यही प्रोग्राम यहाँ पे उसने लिखा हुआ है स्विच स्टेटमेंट में। सबसे पहले क्या है, स्विच यूज किया है और डे ऑफ वर्क, ठीक है, उसने खुद से एक वेरिएबल बना लिया है। और उसमें क्या है, केस। स्विच स्टेटमेंट में हम क्या यूज करते हैं, सबसे पहले स्विच और उसके अंदर हम कंडीशन दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने करली ब्रेसेस के अंदर हमने केस लिखना होता है। अगर केस हमारे पास है सैटरडे, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, अलर्ट होपी। और हर केस के बाद हमने ब्रेक जरूर लगानी होती है, ठीक है। अगर केस संडे है तो अलर्ट ये कर दो, अगर केस फ्राइडे है तो अलर्ट ये कर दो। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। तो ये डे ऑफ वीक, ये प्रोग्राम हम क्या है लिख के देख लेते हैं। इसको मैं खत्म कर देता हूँ। और मैंने यहाँ पे क्या है, स्विच स्टेटमेंट यूज की है। सबसे पहले हमने क्या है यहाँ पे डे ऑफ वर्क, ठीक है, वेरिएबल डी ऑफ डब्ल्यू के इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैंने इसको क्या कर दिया है, सैटरडे कर दिया है वेरिएबल को, ठीक है। और हमने क्या किया है, स्विच में दिया है कि हमारे पास डे ऑफ वीक को उसने क्या है चेक करना है। वो चेक करेगा केस, सबसे पहले उसके अंदर हमने केस मतलब इफ की कंडीशन जैसे हम यूज करते थे। केस अगर वो सैटरडे है तो अलर्ट क्या होना चाहिए, वो पी, ठीक है, शूट मी नाउ। यहाँ पे अलर्ट क्या हो रहा है, वो पी, ठीक है। ये देखें वो पी। अगर हम कुछ भी, जैसा कि पहले पहले हमने क्या है डिफॉल्ट, अगर यहाँ पे मैं इस चीज को क्या कर दूं, कमेंट कर दूं, हमने कोई वैल्यू नहीं दी, तो हमारे पास क्या है, क्या चीज शो होनी चाहिए, डे ऑफ डब्ल्यू के इज नॉट डिफाइंड। सबसे पहले हमने क्या है इसको डिफाइन करवाना होगा, ये हमने डिफाइन करवा दिया। अब यहाँ पे सैटरडे हमने दिया है, अगर हम सैटरडे देंगे तो हमें ये चीज शो होगी। अगर नेक्स्ट केस हमारे पास है संडे, सन, अगर हम इसकी जगह सन देंगे, SUN, तो हमारे पास क्या अलर्ट होना चाहिए, वो पी। अब मैं इसकी जगह कोई चीज हु कर देता हूँ, ठीक है। तो हमें क्या शो होना चाहिए, हु। देखें हमारे पास क्या शो हो रहा है, हु। ये मैं आपको डिफॉल्ट का फंक्शन भी समझाता हूँ। ये देखिए हमारे पास हु ही शो हो रहा है। अब अगर केस है फ्राइडे तो हमारे पास ये चीज शो होनी चाहिए। अगर हम डे ऑफ वीक को फ्राइडे कर देते हैं, FRI, ठीक है। अब हमारे पास क्या चीज शो होनी चाहिए, TGIF। ये बहुत जल्दी काम कर रहा है। जैसे ही मैंने ऐसे किया, ठीक है, वेरिएबल, तो ये शूट मी नो बहुत जल्दी से दे देता है। और जब हम वेरिएबल पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास उसकी एग्जैक्ट आंसर देता है, पहले शूट मी नो का दे देता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत जल्दी क्या है वर्क करती है ये स्टेटमेंट। अब हमने ये सारे देख लिए। अगर हम इनके अलावा कोई देंगे, फ्राइडे, संडे और सैटरडे के अलावा कोई भी वैल्यू दे देंगे, TRD मैंने दे दी, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है डिफॉल्ट को चला देगा। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में लिखा हुआ है शूट मी नो, तो उसने शूट मी नो कर दिया। अब जैसा कि हम देखते हैं कि मैं यहाँ पे फ्राइडे लिख रहा होता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा FRI, और इसका आउटपुट हमें यहाँ पे देखें शूट मी नो क्यों मिल रहा है, और इसके बाद हमें TGIF मिलता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये बहुत जल्दी वर्क करती है। जैसे ही मैंने F लिखा, F के लिखते ही ये स्टेटमेंट चल जाती है और डिफॉल्ट को क्या है अलर्ट करवा देती है। फिर मैं R लिखता हूँ, फिर मैं I लिखता हूँ, तो तब तक हमारे पास डिफॉल्ट चल चुकी होती है। और जैसे ही
ये चल चुकी है। उसके बाद केस तो वो उसने मैच करने ही है जावास्क्रिप्ट ने। उसने केस मैच किया, उसको जैसे ही फ्राइडे मिला, शूट मी नो के बाद उसने क्या है फ्राइडे को अलर्ट करवा दिया। तो ये हमारे पास क्या है बहुत ऐसा कहें कि हमारे पास इसका जो वे ऑफ वर्क है वो हमारे पास तेज़ है। अब इसकी जो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो बुक से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है स्विच स्टेटमेंट्स, हाउ टू कंप्लीट देम। अब ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आप खुद लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई चीज़ नई नहीं है। डिफ़ॉल्ट के बारे में बताया हुआ है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ हम आउट ऑफ द सिलेबस मींस उन केस के अलावा दे देंगे तो वो हमें डिफ़ॉल्ट को रन कर देगा। अब नेक्स्ट चीज़ है वाइल लूप। वाइल लूप किस चीज़ का काम करती है? वाइल लूप हमारे पास फॉर लूप वाला सारा काम करती है, ठीक है। फॉर लूप में हम एक कंडीशन देते थे, फॉर वेरिएबल आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस और अलर्ट आई। तो ये क्या करता है, ये बहुत ही सिंपल कोड लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत बहुत बेसिक, ठीक है। ये मैं रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको ख़त्म कर देते हैं। अब ये हमारे पास बहुत ही बेसिक सी फॉर लूप है, ठीक है। और अलर्ट क्या करवाना है, सबसे पहले हमारे पास 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3 और बस। ये जो प्रोग्राम है आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और सबसे पहले क्या है अलर्ट करवाएगा आई को, और उसमें देन क्या है उसकी वैल्यू में एक प्लस प्लस करेगा और नेक्स्ट में हमारे पास इसी तरह 3 तक ये वैल्यूज़ चलेंगी। अब यही चीज़ हम वाइल लूप से कर सकते हैं, ठीक है। वाइल लूप में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है, देन वाइल के अंदर उसकी कंडीशन देनी है। जैसा कि फॉर लूप के अंदर हम पहले इनिशियलाइजेशन करवाते थे, वाइल लूप के लिए हमें लूप से पहले ही इनिशियलाइजेशन करवा देनी है और वेरिएबल डिक्लेयर करवा देना है। वाइल के अंदर कंडीशन देनी है, और जो थर्ड चीज़ हम देते थे फॉर लूप में हमारे पास कि इसको क्या करवाना है, अलर्ट करवाना है, वो हम देते थे आई प्लस प्लस। हमारे पास क्या है कोई वैल्यू होती थी, वो हम इसको करली ब्रेसेस के अंदर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसी कोड को हम क्या है कॉपी कर लेते हैं। सेम वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे इस फॉर लूप वाले कोड में देखी है, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल वी। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले इसने वैल्यू को पढ़ा, वेरिएबल आई इज इक्वल टू 0, वाइल उसके ने कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू है तो क्या है उसको क्या है चला देगा। उसको उसने कंडीशन देख के अलर्ट करवा देना आई को, और देन उसकी वैल्यू में एक का इजाफा कर देना है, 0, 1, 2, 3। दोनों ने काम बिल्कुल सेम किया। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाइल लूप तेज़ काम कर रही है या फॉर लूप वर्क तेज़ कर रही है? तो ये जो वाइल लूप है ये हमारे पास बेसिकली ये तेज़ वर्क करती है, ठीक है। जो हमारे पास है फॉर लूप, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फॉर लूप है सबसे पहले वो इनिशियलाइजेशन देखता है, फिर कंडीशन चेक करता है, देन इंक्रीमेंट करके उसके बाद हमारे पास फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन वाइल लूप में सबसे पहले वेरिएबल चेक हो गया, देन उसकी कंडीशन, और उसके फ़ौरन बाद फंक्शन क्या है रन हो जाता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बाद में होता है, ठीक है, वो लास्ट पे जाके होता है फंक्शन चलने के बाद। तो इसलिए जो हमारे पास वाइल लूप है ये उससे क्या है फास्टर देन फॉर लूप है। जो हमने फॉर लूप से काम लिया वो हम वाइल लूप से ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डू वाइल लूप। अब डू वाइल लूप हमारे पास क्या है, ये भी वाइल लूप की तरह ही काम करती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डू। डू वाइल जब भी हम यूज़ करेंगे बेशक उसकी कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो वो एक बार ज़रूर चलेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है, उसके बाद डू,
और फौरन से फंक्शन चल जाना है। ठीक है, वेरिएबल अलर्ट आई, चाहे कंडीशन ने अभी उसने कंडीशन देखी ही नहीं है। ठीक है, अलर्ट एक बार जरूर चलेगा इस केस में। ठीक है, ये उससे भी फास्ट वर्क करती है, किससे, वाइल से भी फास्ट वर्क करती है। अब मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ये मैं टाइम बचाने के लिए, ठीक है, वही कोड कॉपी किए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने इनिशियलाइजेशन करवाई डू, और उसके अंदर अलर्ट आई। अलर्ट आई क्या करेगा, फॉरन वैल्यू, चाहे कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो, वो क्या है, एक बार इस अलर्ट को क्या है, इस आई को प्रिंट कर देगा। देन उसमें क्या है, एक इंक्रीमेंट करेगा और लास्ट पे जाके कंडीशन देखेगा। अब ये सबसे पहले 0। अब मैं यहाँ पे अगर कर देता हूँ इफ आई इज इक्वल टू 3, मैंने क्या किया, आई इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास क्या है, वो 3 को अगेन अगेन क्या है, चला ही जा रहा है। एक बार उसने क्या है, मैं आई इक्वल टू 5 कर देता हूँ, 5 5, लेकिन मुझे अलर्ट में क्या मिलना चाहिए, एक मिनट, ये मैं इसको अगेन खोल लेता हूँ। ये देखें हमारे पास क्या है, 0 शो हो रहा है। 0 क्यों, कंडीशन तो फॉल्स है, लेकिन हमें 0 क्यों शो हो रहा है। अब ये देखें 5 5 5 5, वो अलर्ट आई को करवा रहा है 0, चाहे कंडीशन हमारे पास ट्रू हो या हो फॉल्स, उसने एक बार तो अलर्ट करवाना ही करवाना है। ठीक है, एक बार जो हमारे पास आई की वैल्यू है वो 0 है, उसने डू में एक बार तो उसको अलर्ट करवाना ही करवाना है, तो उसने क्या है, आई इज इक्वल टू 0 को अलर्ट करवा दिया है। ये जो हमारे पास है, कभी कभी ये काम ठीक से नहीं करता, ये आपके लैपटॉप में भी मसला आता होगा। अब ये देखें, अब इसने क्या है, ये मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया उसने सिर्फ 0 प्रिंट करवाया है, बाकी कोई चीज़ प्रिंट नहीं करवा रहा। क्यों, हालांकि जो कंडीशन है वो तो हमारे पास क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, 5 से आई को बड़ा होना चाहिए, लेकिन आई क्या है, 0 है, फिर भी वो प्रिंट करवा रहा है। क्यों, क्योंकि डू वाई लूप एक बार तो चलती ही चलती है। ठीक है, तो ये हमारा बताने का मकसद था। नेक्स्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट चीज़ है प्लेसिंग स्क्रिप्ट्स। प्लेसिंग स्क्रिप्ट क्या मतलब है, ये जब हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहे तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि जो हमारे पास स्क्रिप्ट है वो हम इनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। इनलाइन मतलब क्या है कि HTML के अंदर ही हम स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करके वहाँ पे एज जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे यही चीज़ बता रहा है, स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करेंगे। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और मैं अपनी इंडेक्स फाइल पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करेंगे। स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करके वहाँ पे हम क्या है, अपनी स्क्रिप्ट, और इसके मैं अंदर लिख देता हूँ अलर्ट, यस। ये देखें हमारे पास क्या है, यस अलर्ट में आ रहा है। क्यों, ये हमने इनलाइन यूज़ किया है, HTML के अंदर ही स्क्रिप्ट का टैग यूज़ किया है, और उसमें क्या है,
हमने जावास्क्रिप्ट को लिख दिया है। तो ये भी हमारे पास ये यहाँ पे यही चीज़ बता रहा है जो कि हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं। अब ये नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि स्क्रिप्ट डॉट जेएस, हम यहाँ पे स्क्रिप्ट में ऐप डॉट जेएस देते थे, यहाँ पे ऐप डॉट जेएस के अलावा हम स्क्रिप्ट डॉट जेएस, कोर जेएस डॉट जेएस, मेन कोड जेएस, ये सारी चीज़ें हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, हम ये सारी चीज़ें ऐप डॉट जेएस की जगह दे सकते हैं, तो भी हमारे पास जो प्रोग्राम है वो एग्जैक्टली वर्क करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे यही चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ है कमेंटिंग। कमेंटिंग तो हम पहले लेक्चर से पढ़ रहे हैं कि डबल स्लैश लगाते हैं या कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क का बटन प्रेस करते हैं तो हमारे पास क्या है वो चीज़ कमेंट हो जाती है। ऐप डॉट जीएस में आए, ये सारे कमेंट हुए खड़े हैं। ठीक है, ये कमेंट है, अगर मैं यहाँ से इसको मैं रिमूव कर दिया है, कंट्रोल जी मैं प्रेस करता हूँ, ये अनकमेंट है। ठीक है, अनकमेंट है, और इसके मैं आगे दो स्लैश लगा देता हूँ तो ये कमेंट हो गया, या कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो भी ये चीज़ कमेंट हो जाएगी। ये हमारे पास कमेंटिंग में यही चीज़ है। और कमेंटिंग का काम क्या है, जब भी हम कोई चीज़ कमेंट करवा देते हैं तो वो हमारे पास रेंडर नहीं होती। ठीक है, वो हमारे पास रेंडर नहीं होती, वो पेज पे, वेब पेज पे शो नहीं होगी। इवेंट्स, ठीक है, ये हमारे पास इवेंट्स का चैप्टर है। अ गुड वेबसाइट इज रेस्पॉन्सिव वेबसाइट, द यूजर डज समथिंग, क्लिक्स ऑन बटन। अब ये इवेंट्स क्या है, ये बटन ही है जो कि मैंने ऑन क्लिक सबसे पहले आपको साथ ही बता दिया है, फंक्शन के साथ ही बता दिया है कि कोई भी हम फंक्शन लेंगे और फंक्शन को ऑन क्लिक पे कॉल कर सकते हैं। फंक्शन को जैसे ही कॉल करेंगे तो वो फंक्शन रन हो जाएगा। बटन के साथ हमने अलर्ट करवा के देखा है, यहाँ पे भी सेम यही चीज़ है, ऑन क्लिक अलर्ट हाई। अब हमने ऑलरेडी बटन बनाया हुआ है और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने कोई फंक्शन नहीं बनाया और फंक्शन बनाए बगैर भी अलर्ट करवा सकते हैं। तो जैसे ही हम इस चीज़ को ठीक है, ये बटन है टेक्स्ट के नेम से, जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा, इसके अंदर जो भी पैरामीटर मैंने डिफाइन करवाया हुआ है वो क्या हो जाएगा, चल जाएगा। ठीक है, मैंने इसके अंदर क्या ऑन क्लिक के अलर्ट लगाया हुआ था, अलर्ट के अंदर वैल्यू दी हुई थी तो उसने वैल्यू वो क्या है प्रिंट कर दी। ये हमारे पास क्लिक का इवेंट्स हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट चीज़ ये हमारे पास है एंकर का टैग, और उसके अंदर हमने क्या है क्लिक, सेम इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये कंट्रोल सी, अब ये देखें क्लिक है। ठीक है, इस पे क्या है, उसने हाई लिखा हुआ है, क्लिक, और क्लिक के साथ ही जैसे क्लिक किया हमने वो क्या कर देता है, मैं इस चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पे इसको मैं गो लाइव कर देता हूँ। ठीक है, उसने जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया उसने हाई को कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ समझाने लगा हूँ। इस जो हमारे पास एंकर का टैग है इसमें href जो ये दिया गया है इसको मैं फ़िलहाल कुछ देर के लिए हटा लेता हूँ। ठीक है, तब देखते हैं हमारे पास क्या होता है। ये हमारे पास जो एंकर के टैग में ये href दिया गया है, अभी ये इसकी इम्पोर्टेंस आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगी, जब आगे हम रीड मोर का बटन बनाएंगे। ठीक है, टेक्स्ट को रीड मोर करेंगे वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट होगी। ये हमारे पेज को जो है रिफ्रेश अगेन अगेन नहीं होने देता। ठीक है, ये हमारे पेज को अगेन एंड अगेन रिफ्रेश नहीं होने देता, ये इसका वर्क है। तो ये हम क्लिक पे भी लगा सकते हैं, ये भी एक इवेंट है क्लिक। ठीक है, जैसे ही हमने क्लिक किया
और उस पे हमने अनक्लिक लगाया हुआ था। अनक्लिक हम किस किस चीज़ पे लगा सकते हैं, ये यहाँ पे ये चीज़ बताना चाह रहा है। ठीक है, पॉपअप पे भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट इवेंट्स बटन, बटन भी अभी हमने क्या है बना के देखा है, बटन पे भी और एंकर टैग पे भी बना के देख लिया है। इमेज पे भी हम ऑन क्लिक लगा सकते हैं। ठीक है, इमेज हम लगाएंगे, जैसे ही इमेज पे हम क्लिक करेंगे तो इमेज हमारे पास क्या है, इमेज पे ऑन क्लिक वर्क करेगा। ये चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे एक इमेज का टैग बना लेते हैं, इमेज। और यहाँ पे मैंने क्या है, इमेज का सोर्स देना है। सबसे पहले मैं ऑन क्लिक लगा देता हूँ। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक क्या करना चाहिए, अलर्ट, अलर्ट में हमने कोई ना कोई वैल्यू देनी है। यहाँ पे देखें मैंने क्या किया है, डबल कोटेशन के अंदर सिंगल कोटेशन यूज की है, अलर्ट इमेज फाउंड। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इमेज लगानी है सबसे पहले। तो इमेज का SRC हमने देना है। वो हम कहाँ से लेंगे, वो हम यहाँ से गूगल से ले लेते हैं। बटरफ्लाई इमेजेस, ठीक है, ये बटरफ्लाई है। और कॉपी इमेज एड्रेस कर लिया और यहाँ पे ये एड्रेस क्या है, पेस्ट कर देते हैं। अब इसके साथ इसकी विड्थ को भी थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं। बहुत, मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 100px। अब ये हमारे पास क्या है, इमेज छोटी हो गई। जैसे ही अब मैंने इमेज पे क्लिक किया है तो क्या लिखा हुआ आ गया, इमेज फाउंड। तो ये हमारे पास क्या है, हम इमेज पे भी लगा सकते हैं। ये छोटी छोटी अभी एप्लीकेशंस हम पढ़ रहे हैं, आगे इसकी एप्लीकेशंस बड़ी जब हम पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। नेक्स्ट चीज़ है इवेंट्स में माउस। माउस क्या है, जब भी हम माउस उसके ऊपर लेके जाएं, ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ वर्क करनी चाहिए। ऑन माउस ओवर यूज़ करेंगे तो जब हम उसके ऊपर माउस लेकर जाएंगे तो वो हमारे पास क्या है, वर्क करना स्टार्ट कर देगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऑन माउस ओवर इसी पे ही यूज़ कर देता हूँ। ऑन माउस ओवर, ये लिखा हुआ है ऑन माउस ओवर। ऑन माउस ओवर के अंदर मैंने क्या करना है, जो फंक्शन मैं परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ मैंने वो फंक्शन लिख देना है। यहाँ पे बुक वाले ने क्या है, एक और इमेज लगाई हुई है, तो मैं यहाँ पे मैं भी वही काम कर लेता हूँ, SRC। ठीक है, SRC मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अब यहाँ पे हमने इमेज का सोर्स देना है कोई भी, यहाँ से हम गूगल से उठा लेते हैं। पहले हमने कौन सी इमेज लगाई थी, अब ये वाली इमेज हम लगा सकते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस मैंने करा और यहाँ पे Ctrl+V। ठीक है, ये इमेज मैंने क्या है यहाँ पे लगा दी है। जैसे ही देखें मैंने क्या किया है, इसको मैं अगेन रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही मेरा कर्सर इस इमेज के ऊपर आया है तो ये इमेज चेंज हो गई है। ठीक है, और इमेज पे क्लिक करने से इमेज फाउंड वो अलर्ट हो गया ऑन क्लिक। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है कि मैंने जैसे इसके ऊपर माउस ले आया, इससे हटाया, लेकिन वो इमेज क्या है अगेन चेंज नहीं हो रही। तो ये चीज़ भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक था ऑन माउस ओवर, दूसरी चीज़ है ऑन माउस आउट। ठीक है, जब हम ऑन माउस आउट करेंगे
तो ऑन माउस आउट करने से हमारे पास अगेन क्या है, वही चीज़ आनी चाहिए, उसके लिए हमें उसका सोर्स देना पड़ेगा। ठीक है। मैं यहाँ पे प्रोग्राम में आया, ठीक है, बहुत लंबी लाइन भी हो रही होगी, और यहाँ पे मैंने ऑन माउस ओवर का टैग यूज़ है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑन माउस आउट, ऑन माउस आउट। अब यहाँ पे हमने सोर्स देना है, कोई भी हम दे सकते हैं, ठीक है। सोर्स हमने देना है इमेज का, जैसे ही हमारा माउस आउट हो तो हमारे पास कौन सी इमेज रन होनी चाहिए। तो यहाँ से हम अगर वही पहले वाली इमेज लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, अगर हम कोई और इमेज लगाना चाहें, ये ऑन माउस आउट पे हमारे पास क्या है, और इमेज आनी चाहिए तो हम वो लगाएंगे। अगर हम पहले वाला लगाना चाहें तो ये इसी का एड्रेस जो ये वाली इमेज है इसका दे देंगे, अगर न्यू लगाना चाहें तो और इमेज का एड्रेस दे देंगे। तो हमारे पास क्या होगा, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, जैसे मैंने इस पे आया, ठीक है, तो एक मिनट, ये हमारे पास, मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ, और जो पहले वाली इमेज है हम उसी का ही सोर्स दे देते हैं यहाँ पे। एक मिनट, इसका फंक्शन ऑन माउस आउट, ये ऑन माउस आउट एट दिस पॉइंट डोंट वरी नाउ अबाउट हाउ द फंक्शन एक्सपेंड गोज ग्राफ, यू विल लर्न अबाउट दी लेटर। अब यहाँ पे वो ऑन माउस आउट इवेंट क्या है उसके बारे में बता रहा है, ये आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, जो मैं मेन चीज़ जो गलती कर रहा था वो मैं सोर्स के साथ क्या है, जब भी हम सोर्स देते हैं सोर्स के साथ इक्वल टू लगाना होता है, ये बहुत लंबे लंबे जो इमेज एड्रेस थे, ठीक है, तो वो इस वजह से यहाँ पे मैं बुक पे आपको दिखा देता हूँ, जब भी हम एस आर सी यूज़ करते हैं एस आर सी के आगे डायरेक्ट कॉलन स्ट्रिंग में वैल्यू नहीं देनी होती बल्कि इक्वल टू लगा के देनी होती है। मैं इक्वल टू नहीं लगा रहा था तो वो इमेज हमारे पास क्या है, नहीं चल रही थी। अब ये देखें, जैसे ही माउस ऊपर किया इमेज चेंज हो गई, माउस हटाया तो इमेज अगेन पहली आ गई। अगर हम ये बाद वाला सोर्स चेंज कर दें, कोई और इमेज लगाना चाहें तो वो भी हम लगा सकते हैं। तो ये ऑन माउस ओवर और ऑन माउस आउट हो गए। नेक्स्ट चीज़ है इवेंट्स फील्ड। जो इवेंट्स फील्ड वाला है ये सिर्फ फील्ड पे ही वर्क करेगा, ठीक है, हम कोई फील्ड बनाएंगे और ये उसी फील्ड पे ही वर्क करेगा, ये फील्ड के अलावा वर्क नहीं करता, ठीक है। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। ये अब हम क्या है, इनपुट बनानी है फील्ड, ठीक है, टाइप टेक्स्ट, और ये हमने क्या है इनपुट बना ली, ये हमारे पास इनपुट शो हो रही है। सबसे पहले हमारे पास है अनफोकस, अनफोकस पे उसने क्या है जावास्क्रिप्ट के यहाँ पे क्या है, दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू येलो। यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास इसी टैग के अंदर हमने CSS यूज़ की हुई है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया स्टाइल, ठीक है, दिस डॉट स्टाइल देने से, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑन फोकस, ऑन फोकस कर दिया, ऑन फोकस इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे जैसे ही हम इस चीज़ पे फोकस करें तो क्या होना चाहिए, दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू
ब्लैक। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है, किस बात का, कि यहाँ पे जो हमारे पास जो ये देखें कलर का सी बड़ा रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो इनलाइन हम यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ में, यहाँ पे जी छोटा रखना था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे ही मैंने इस पे फोकस किया तो फोकस करने के साथ ही इसका क्या है, कलर चेंज हो गया। लेकिन जैसे मैंने बाहर क्लिक किया तो पहले वाला कलर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, वो चीज़ हम आगे वो भी देखने वाले हैं। ऑन फोकस हमारे पास क्या करता है, उस जैसे उस पे फोकस करते हैं उस पे जो चीज़ हम अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ऑन फोकस पे उसको ब्लैक कलर दिया तो उसने उसको ब्लैक कर दिया। अब नेक्स्ट चीज़ है ऑन ब्लर। ऑन ब्लर जब हम यूज़ करेंगे तो ऑन ब्लर उसका क्या है, उलट है। जब हम उससे बाहर क्लिक करेंगे तो ऑन ब्लर का फंक्शन चल जाएगा। मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं अब देख लेते हैं, इसके अंदर मैंने क्लिक किया और इससे बाहर क्लिक किया तो क्या है, वो वाइट हो गया, ठीक है। इसके अंदर क्लिक किया तो फोकस से बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक दिया तो वो ब्लैक हो गया। अब बाहर क्लिक किया तो वो ऑन ब्लर उसको क्या है, उस इफेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। हम यहाँ पे कलर वाइट की जगह कुछ और भी दे सकते हैं तो वो सेम वर्क करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फील्ड्स के इवेंट्स थे। नेक्स्ट चीज़ है रीडिंग फील्ड वैल्यूज़। अब फील्ड वैल्यूज़ को रीड करना है। सपोज you've included an email field in a form and you made it a required field, this form has a submit। अब रिक्वायर्ड क्या होता है, जब तक वो यूज़र ईमेल पुट नहीं करेगा वो क्या है, उसको सबमिट नहीं कर सकता। यहाँ पे ऑन सबमिट पे उसने चेक एड्रेस किया हुआ है, ठीक है। रीडिंग फील्ड वैल्यूज़ ये आप लोग क्या है बुक की थ्योरी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले हमने आईडी क्या दे दी है, ईमेल आईडी ईमेल दी दी है, और फॉर्म के अंदर कर दी है ऑन सबमिट चेक एड्रेस ईमेल, ठीक है। तो सबमिट करने पे क्या करेगा, वो एड्रेस चेक करेगा किस चीज़ का। नाउ व्हेन द यूज़र क्लिक्स द सबमिट बटन द फंक्शन चेक एड्रेस एग्जीक्यूट्स। उसने क्या है, एक फंक्शन बनाया हुआ है ऑन सबमिट। तो ऑन सबमिट पे चेक एड्रेस का फंक्शन चल जाएगा और वो क्या करेगा, note that even though the action is a click on the submit button, the on submit event handler is in the form tag not in the submit button tag. That's because the submission is an event that applies to the whole form, not the submit button। अब यहाँ पे जो ये कर रहा है कि ये जो चीज़ है ये सिर्फ फॉर्म पे अप्लाई होगी, ये बटन पे नहीं। जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जस्ट हमारे पास क्या है, आईडी हमने चूंकि ये दी हुई है तो ये चल जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे हम कोई चीज़ लिखते हैं, ठीक है, और सबमिट करते हैं तो वो क्या है, ऑन सबमिट पे वो सबमिट हो जाती है। ऑन सबमिट क्या था हमारे पास, यहाँ से हम देख लेते हैं। ऑन सबमिट पे हमने जो चेक एड्रेस किया हुआ था, ऑन सबमिट पे हमने क्या है, कोई चेक एड्रेस दिया हुआ है। उस एड्रेस पे हमने यहाँ पे ईमेल की वैल्यू देनी है, जिस ईमेल पे हमारे पास क्या है वो चीज़ क्या है, चली जाएगी। तो यहाँ पे ये यही चीज़ बता रहा है। हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई भी वैल्यू दे दी XYZ, और क्या है, सबमिट पे क्लिक किया तो ये वैल्यू कहाँ पे चली गई, जो हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, ये उस फंक्शन चेक एड्रेस में क्या है, सेव हो जाएगी। तो इस तरह हम रीडिंग फील्ड वैल्यूज़, ये इसका ये मतलब है रीडिंग फील्ड वैल्यूज़ का। अब यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। ये फंक्शन बहुत ज़्यादा हमने यूज़ करना है।
ये इसका हम इस्तेमाल देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं जो सबसे पहले बाकी डाटा लिखा खड़ा है उसको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। और बॉडी के अंदर हम क्या है, सबसे पहले कोई भी चीज़ है मैं उसको मैं एक बटन बना लेता हूँ। बटन इसमें मैं लिख देता हूँ 4, ठीक है। इसको एक मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी इसको कोई भी आईडी दे देते हैं, यस, ठीक है। या इसको आईडी दे देते हैं FOUR4, इसको मैंने आईडी दे दी 4। अब हमने क्या करना है, जावास्क्रिप्ट में जाके इसको गेट करना है। तो कैसे करेंगे, जावास्क्रिप्ट में गेट करने के लिए हम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कैमल केस याद रखना है कि पहला लफ्ज छोटा है, एलिमेंट का ई बड़ा है, बाय का बी बड़ा है, आईडी का आई बड़ा है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, आईडी दे देनी है। आईडी हमने कौन सी दी थी, 4, FOUR4, ठीक है। हमने इसकी आईडी गेट कर ली है। इसकी आईडी गेट करने का ये हमारे पास क्या है, तरीका है। कोई भी हमने किसी चीज़ की आईडी गेट करनी हो, अब यहाँ पे वो कंडीशन लगा रहा है कोई बुक वाला, ठीक है। और कंडीशन के साथ हमें समझाना चाह रहा है, ठीक है। हम यही सेम चीज़ लगा देते हैं, इफ़ के आगे हमने क्या करना होता है, इफ़ के आगे हमने कंडीशन लिखनी होती है पैरेंथेसिस में, ठीक है। तो पैरेंथेसिस हम यहाँ पे देंगे और पैरेंथेसिस में हमने ये कंडीशन दे दी, ठीक है। पैरेंथेसिस में कंडीशन दे दी। तो ये चीज़ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मेरे लैपटॉप की बैटरी ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे विद डिटेल, और एप्लीकेशंस भी बनाएंगे। तो फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।